चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इन दोनों चैप्टर्स का ही रहेगा, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले वीडियो को तो ढंग से देख ही लेना यहाँ से जाने के बाद भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डिमांड क्या होता है, अभी अपन पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर का कंजम्पशन किस तरह से होना चाहिए, या एक इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं अपन, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर अपना कंजम्पशन प्लान करता है। क्या करता है कि उसको कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। आगे बात समझ में, तो वो है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है वो, आगे बात समझ में। तो अभी अपन जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं या जो भी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इसको। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज दैट अ बायर इज विलिंग टू बाय एट different possible price at a particular point of time। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब एक बायर किसी दुकान पर जाते हो कि भैया कितने रुपए का है, इतने रुपए का है, लो यार भैया यार हम 5 क्वांटिटी ले लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, कुछ प्राइस कम कर दो। तो ये कंज्यूमर की क्या है, साइकोलॉजी है। क्या है ये, वो ये चाहता है कि अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं तो मैं उसकी कम प्राइस पे करूं। ठीक है, और कंज्यूमर मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि अगर मैं कम क्वांटिटी परचेज करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना ज़्यादा, यार ले यार भाई अब तो 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं यार, कम कर, कुछ कितने कम करेगा। तो यहां पर जब एक कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज को किस पे खरीदना चाहता है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर, कब, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसका मतलब जो तुम्हारी डिमांड है वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, वेरी करेगी। अरे भूख लगेगी तो खाना खाओगे, खाना खाओगे ना। किसी कपड़े के शोरूम पे शॉपिंग करने जा रहे हो तो वहां पे क्या करोगे, कपड़े खरीदोगे। तो तुम्हारा जो डिमांड है वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, तो वो डिमांड है। जब एक बायर डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे परचेज करना चाहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो आपकी डिमांड होती है। पर डिमांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब डिमांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्राइस नहीं, डिमांड के एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास डिमांड करने के लिए क्या होना चाहिए। डिमांड करने के लिए क्या होना चाहिए, पढ़ रखा अपन ने, याद करो। सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको डिमांड के लिए, डिजायर, डिजायर टू बाई अ कॉमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा। अब मान लीजिए कि कोई साइकिल से आ रहा है रोज पढ़ने, और दूसरा आदमी आ रहा है बाइक से, स्कूटी से आ रहा है। अब वो साइकिल वाले की स्कूटी देख देख के इच्छा हो रही बार बार कि यार मेरे पास भी स्कूटी होनी चाहिए। तो मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा हो गई। क्या हो गई है मेरी, तो भैया इच्छा से काम चल जाएगा क्या, इच्छा है तो बहुत सारी दुनिया में, इच्छा है तो तुम्हारे अंदर इतनी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अनलिमिटेड बॉन्ड्स, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा अजम्पशन कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे पूरा किया जाए, इसलिए तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। आई बात समझ में। अब भाई साहब इच्छा तो हो गई, अब इच्छा पूरी कैसे की जाए, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डिजायर टू बाई ए कमोडिटी बैक विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर। अब परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि साहब मेरे को स्कूटी चाहिए,
दिस इज नॉट सफिशियंट। उस स्कूटी को खरीदने के लिए जेब के अंदर 50,000 रुपए होने चाहिए। तो वो क्या हो गया आपका सफिशियंट परचेसिंग पावर, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, स्कूटी खरीदने की इच्छा हो गई तुम्हारी, तुमने घर पे जाके आमरण अनशन कर दिया कि भैया यदि हमें स्कूटी नहीं मिलेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, खाना पीना छोड़ दिया तुमने। जैसे तैसे करके तुम्हारे घर वालों ने बोला कि ये ले पैसे, जा स्कूटी लेके आ जा। अब तुम जैसे शोरूम पे गए भाई साहब, तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकल रहे। इसका मतलब ये है कि पैसा होना भी सफिशिएंट नहीं है, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो वो होता है विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या होता है वो? तो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है आपका? तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका विलिंगनेस टू स्पेंड। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट है डिजायर टू बाई अ कमोडिटी, दूसरा एलिमेंट है बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर, और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज दैट अ बायर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई साहब इधर फोकस ऑन बोर्ड, ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और यहाँ पर पढ़ाई की दुनिया में आओ। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज दैट अ इंडिविजुअल बायर और दैट अ बायर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसको फुलफिल करने के लिए तीन एलिमेंट क्या चाहिए भाई साहब? सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा से काम नहीं होता, इच्छाएं तो बहुत सारी है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। लेकिन पैसा होना भी जरूरी नहीं है, कंजूसी। तो उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसको, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये आपका डिमांड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका डिमांड। अब डिमांड, सपोज कीजिए कि ये प्राइस है 1, 2, 3 और 4, और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है 4, 3, 2, 1। जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती तो डिमांड ज्यादा होती है। कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा हूं तो कम प्राइस पे करूंगा, और कम क्वांटिटी खरीद रहा हूं तो ज्यादा प्राइस पे कर दूंगा। तो अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक कमोडिटी की अपनी प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बताता हूं तो डायग्राम यहाँ पर आपका क्वांटिटी आएगा एक्स पे, प्राइस आपका वाई एक्सिस पे आएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब अपन डिमांड कर्व बना लेते हैं। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल और डायग्राम, शेड्यूल और डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसके रेफरेंस में आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। एंड योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी गुड। कोई भी आंसर अगर लिख रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, उसका स्केड्यूल बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ, नंबर पूरे पक्के हैं। आगे बात समझ में? तो जब आपका प्राइस 1 है तो आपका डिमांड कितना है? 4। जब तुम्हारा प्राइस 2 है तो डिमांड कितना है? 3। प्राइस 3 तो डिमांड आपका 2, और प्राइस 4 तो आपका डिमांड कम 1। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व डी। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डिमांड कर्व। आगे बात समझ में? तो जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब एक कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। प्राइस और डिमांड के बीच में क्या इनवर्स रिलेशन है। तो जब एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है वो तो आपका डिमांड हो गया। क्या हो गया वो आपका? लेकिन जब एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, जब एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं उसको अपन? तो ये भी एक नंबर में आ सकता है, याद रखना इसको, कि जब एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पर्सपेक्टिव में, तो अभी अपन इसको स्किप कर देते हैं। एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। जब एक इंडिविजुअल बायर डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहेगा, एक इंडिविजुअल बायर
सिर्फ एक बायर की बात कर रहा हूं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया। लेकिन जब एक मार्केट के सारे बायर्स डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्केट डिमांड कर्व। आगे बात समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, देखो डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन होती है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब एक कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं और जो आपकी डिमांड है उसके बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में दो ही सेगमेंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो अपन बाद में समझ लेंगे उसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? अभी मेरी क्लास स्टार्ट हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, तो कृपया आपने आलस को छोड़े और इधर ध्यान लगाए। माइक्रो पढ़ा रहा हूं, तो आओ ना साहब, इतने दिन से कहाँ थे? विराजो प्लीज। हाँ, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर आपका क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटीज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये ध्यान रख लो, यही समझ लो, मैं आपसे जब प्राइस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्राइस, ये सब क्या रहेंगे आपके? ये सब कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा अदर फैक्टर्स की, किसकी बात करूंगा? अदर फैक्टर्स की बात करूंगा, तो ये जो प्राइस है, क्या है ये प्राइस क्या रहेगा तुम्हारा? कांस्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। मतलब जब जब तुम डिमांड, जब जब लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करोगे, किसको एक्सप्लेन करोगे? तो वहां पे लिखना पड़ेगा बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो वो जो बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट है वो ये है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ कंज्यूमर। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सबसे पहला डिटरमिनेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट क्या होता है? कमोडिटी की प्राइस ही तो होती है। अरे भैया बाजार में कोई चीज खरीदने जाओगे तो सबसे पहले क्या बोलते हो? भैया कितने रुपए का है, कुछ तो रुपए कम करो। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? प्राइस देखते हैं। क्या देखते हैं? तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के अंदर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। क्या लिखोगे? बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। इसका मतलब याद है क्या है? अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी क्योंकि अपने पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत सारा अपने को। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। मतलब जस्ट अपोजिट, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? उसके बाद आता है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसके अंदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या आता है आपका? अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि जब मैं आपसे प्राइस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? लेकिन जब मैं तुमसे अब इन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा समझ लो। तो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होते क्या है? रिलेटेड गुड्स को डिफाइन कैसे करोगे? ये ऐसे गुड्स होते हैं, एक गुड की प्राइस दूसरे गुड की डिमांड को क्या करती है? इफेक्ट करती है।
चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अदर गुड, वो होता है रिलेटेड गुड्स। क्या होता है वो? जैसे अभी तुमने बोला चाय कॉफी, मतलब टी और कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा, टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी की डिमांड पे भी क्या होगा, इंपैक्ट होगा। आगे बात समझ में? तो वो क्या इंपैक्ट होगा समझ लो फटाफट। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स? क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? आर दोज गुड्स which can be used for each other, which can be used for each other। यूज फॉर each other का मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर चाय आपको पसंद नहीं आ रही तो यू कैन प्रिफर कॉफी, और अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आ रहा तो आप चाय को प्रिफर कर सकते हो, मतलब चाय और कॉफी को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक दूसरे से। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर क्या होता है समझो, पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। मान लीजिए आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है टी और कॉफी। आगे बात समझ में? अब अगर मान लीजिए टी का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या होगा, कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा, और टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब यहाँ पर एक गुड की प्राइस ऑफ वन गुड, मतलब मान लेते हैं कि वो एक्स है या मान लो उसको टी है, और डिमांड ऑफ अदर गुड, डिमांड ऑफ अदर गुड मतलब प्राइस ऑफ गुड और डिमांड फॉर अदर गुड, मतलब वाई ले लो या इसको आप ले लो कॉफी। तो प्राइस ऑफ वन गुड और डिमांड ऑफ अदर गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है आपका पॉजिटिव रिलेशन। क्या होता है? किस चीज के अंदर? बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। इसका मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है, देखो क्या बताया मैंने यहाँ पर, टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो रिलेशन पॉजिटिव हो गया। टी का प्राइस अगर कम हो रहा है तो कॉफी का डिमांड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब टी का प्राइस बढ़ेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब सुन लो, जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन कॉफी की प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉफी का डिमांड तो चेंज हो रहा है, कॉफी का डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे हो रहा है। पर वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ टी। आगे बात समझ में? तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको कि अगर मान लीजिए कोई भी एक सब्स्टिट्यूट गुड है, और अगर उस सब्स्टिट्यूट गुड की क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो क्या होगा, इसको ऐसे समझो, इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, मतलब आप इसको मान लीजिए आपका गुड एक्स है, एग्जाम में चाहो तो आप गुड एक्स लिखना, ब्रैकेट में टी लिख देना। तो अगर मान लीजिए टी का प्राइस, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूं आपसे, किसकी बात कर रहा हूं, प्राइस की, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। अगर मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ रहा है तो जो डिमांड है किसका, कॉफी का, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैसे इंक्रीज होगा? एट कांस्टेंट प्राइस। किस पे इंक्रीज होगा? तो जब मैं कॉफी का डिमांड कर्व बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो प्राइस मान लीजिए कॉफी का 10 रुपीज है, लेकिन कॉफी का जो डिमांड है वो 10 से कितना हो गया, 15। क्यों हुआ 10 से 15? क्योंकि टी का प्राइस बढ़ा। तो प्राइस तो बढ़ रहा है टी का, लेकिन डिमांड किसका बढ़ रहा है, कॉफी का। ठीक है? तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो डिमांड कर्व है, ये आपका प्राइस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड है, तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है। तो फिलहाल आपका डिमांड 10 पे कितना है, 10, मतलब अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये डीडी डिमांड कर्व है। क्या है आपका, ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है। क्या है आपका? अब हमने क्या करा, टी का प्राइस बढ़ाया, बढ़ गया टी का प्राइस, बोलो हाँ। तो टी का प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड किसका बढ़ा, कॉफी का, लेकिन कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड किसका बढ़ गया, और कॉफी का जो डिमांड कर्व है वो डीडी से कहां पर शिफ्ट हो गया, D1 पे। तो इसको अपन बोलते हैं राइटवर्ड, या आप कह सकते हो फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या बोलोगे? तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आ रही है, कि अगर जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होने के कारण उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, अगर एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होने के कारण उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो डिमांड कर्व मूव करेगा। मूव करने का मतलब, ये मैंने अभी डिमांड कर्व बनाया तुम्हारे लिए, तो डिमांड कर्व मूव कैसे कर रहा है, ये देखो, ये अपवर्ड मूव किया था अभी इसने, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम हुआ, तो यहां पर जो डिमांड कर्व है ये इसका मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये
लेकिन जब एक कॉमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, और प्राइस कांस्टेंट रहने के बावजूद भी उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो यहां पर कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड का राइटवर्ड गया है, क्या किया, तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। क्या है ये? तो मतलब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कर्व मूव करेगा। क्या करेगा? मतलब सेम कर्व पे या तो वो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। किसमें? तो डिमांड कर्व क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा आइदर राइटवर्ड और बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड। इज इट क्लियर? तो ये मैंने सबसे पहला एस्पेक्ट बताया, अब जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। अब दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखो बिल्कुल इजी फंडा है। वो इजी फंडा क्या है कि भाई साहब, अब चाय वाले ने सोचा यार कि मेरी चाय तो बिक ही नहीं रही है, तो उसने बोला कि ले भैया नहीं बिक रही है तो अपन प्राइस कम कर देते हैं, तो ये हो गया टी का प्राइस कम। क्या हो गया है? लेकिन जो कॉफी है, उस कॉफी का जो डिमांड है, क्या है उस कॉफी का डिमांड, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन कैसे कम होगा? कांस्टेंट प्राइस पर। किस पर कम होगा? कांस्टेंट प्राइस पर। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, या आप ऐसे लिख सकते हो, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ अदर गुड वाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस एट कांस्टेंट प्राइस एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो अभी डिमांड क्या होगी आपकी, कम हो गई। किस पर कम हुई? कांस्टेंट प्राइस पर कम हुआ। तो हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, जब इसका शेड्यूल बनाएंगे, तो ये तुम्हारा प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड हो गया। क्या हो गया है? प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस वापस से 10 और 10 ले लो, 15 से कितना हो गया, 10। तो ये प्राइस आपका 10 रुपीज है। कितना है? तो डिमांड 10 से ये हो गया 10 और 15। अब 10 पे कितना डिमांड है तुम्हारा? 15। तो फिलहाल मेरा डिमांड कर यहाँ पर चल रहा है, तो ये मेरा डी डिमांड कर हो गया। अब 10 पे कितना हो गया? 10। तो ये हो गया आपका D1। तो ये क्या हो गया आपका? बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? ये इसको कह सकता हूं मैं बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर हुआ रिलेटेड गुड्स का फंडा? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे क्या किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। दो तरह के गुड्स होते हैं, टी और कॉफी। आप मान लीजिए, तो टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा, टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड कम होगा। लेकिन कॉफी का प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? और जब कॉफी का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मिस्टर एरू जो कर देते हैं सबको भेरू, अगर मान लीजिए प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डिमांड या तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आगे बात समझ में? कब? जब प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? प्राइस। ठीक है काला जी, आई बात समझ में? ठीक है। अब ये तो था तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का पहला गुड है सब्स्टिट्यूट गुड। अब अपन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बड़ी भारी चीज है भैया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, कौन से गुड्स होते हैं बताओ? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच फुलफिल्स द डिमांड ऑफ ईच अदर। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं ये? जैसे पेट्रोल और व्हीकल, बिना पेट्रोल के व्हीकल नहीं चलेगा। अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी क्या? मार्कर और इंक हो गया। ठीक है। अब वो तो देखो, अब सब्स्टिट्यूट तो बहुत सारा आ गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, सीएनजी आ गया, दुनिया भर की चीजें आएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब तक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं होगा तो चल जाएगा क्या? आगे बात समझ में? सीएनजी व्हीकल बिना सीएनजी के चल जाएगा क्या? ठीक है। कैलिबर और अखिलेश्वर से क्या काम है तुम्हारे को? हाँ, वो भी एक जरूरी चीज है, वो भी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऐसे समझ सकते हो कि ये दो जिस्म एक जान होते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। क्या होते हैं ये? तो जब तक, तो इन गुड्स का जो यूसेज है वो क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? तो अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, चलो अभी पेट्रोल और व्हीकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि अगर मान लीजिए जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो एक दूसरे की डिमांड को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करने का मतलब ये है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो व्हीकल का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो व्हीकल का डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लेकिन व्हीकल का प्राइस क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब रिलेटेड गुड्स की मतलब प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की बात कर लो, अरे भैया प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की बात करोगे तो क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड या तो राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। आगे बात समझ में, मतलब डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा, क्या होगा। ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप, किस चीज में रिलेशनशिप, बिटवीन किसके अंदर, प्राइस ऑफ वन गुड, मतलब मैं कह सकता हूं गुड एक्स, मतलब मैं कह सकता हूं पेट्रोल। तो यहां पर प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। अदर गुड क्या हो गया आपका, अदर गुड हो गया आपका गुड वाई, क्या हो गया आपका अदर गुड। तो प्राइस ऑफ वन गुड और डिमांड ऑफ अदर गुड में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो व्हीकल का डिमांड कम कर दो, पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो व्हीकल का डिमांड ज्यादा कर दो। ठीक है साहब, तो डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो अब मैं शॉर्ट में ब्रीफिंग कर रहा हूं। नंबर वन, इफ प्राइस ऑफ, इधर ध्यान लगाओ प्लीज, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या होगा, अगर ये पेट्रोल है आपका, क्या है ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो व्हीकल है उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, और जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया लेकिन व्हीकल का प्राइस क्या है, कांस्टेंट। मैं व्हीकल की डिमांड कर्व बना रहा हूं, याद रखना। डिमांड कर्व किसकी बना रहे हैं अपन, व्हीकल की, और व्हीकल का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। क्या है व्हीकल का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो 15 से कितना हो गया, 10। डायग्राम बनाओ, ये आपका प्राइस, ये 10 और ये 15। अब देखो इनिशियल डिमांड 10 पे कितना है, 15 है, अरे है कि नहीं है। तो ये 10 पर 15 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका डी। अब 10 पे कितना हो गया, 10, मतलब डिमांड कर आपका यहाँ आ गया, तो ये डी वन, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया ये आपका बैकवर्ड, या आप इसको कह सकते हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो व्हीकल का डिमांड कम होगा, व्हीकल का प्राइस कांस्टेंट रहेगा और व्हीकल का डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आगे बढ़ जाओ तुरंत प्रभाव से। दूसरा, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, अब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो पेट्रोल को अपन ने क्या मान रहे हैं, गुड एक्स, क्या मान रहे हैं, तो इसका प्राइस अगर कम होगा क्या होगा, तो जो आपका दूसरा गुड है व्हीकल, जिसको अपन क्या मान रहे हैं, गुड वाई, तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में, लेकिन कब बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा, इधर ध्यान लगा लो, लेकिन कब बढ़ेगा, वो कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा, और जब वो कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ेगा तो डिमांड कर्व क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। डिमांड कर्व तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 10, ये 10 और ये 15। अभी इनिशियल डिमांड का है तुम्हारा 10 पे 10, तो ये हो गया डी। अब 10 पे कितना हो गया, 15, तो ये हो गया आपका डी वन, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। Being other things constant, there is a inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. If price increases, quantity demanded will decrease, and if price of a commodity decreases, quantity demanded increases. सीधी बात। तो ये तो हो गया आपका प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब प्राइस चेंज होगा तो अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और जब अदर फैक्टर चेंज होंगे तो प्राइस क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब अगला आ जाता है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या आ जाता है, थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड डिटर्मिनेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कमा रहे हो 200 रुपये रोज, मजदूरी कर रहे हो,
अब जब तुम 200 रुपये रोज कमाओगे तो तुम हल्की क्वालिटी के गुड्स परचेस करोगे, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, गरीब आदमी हो तुम। तो जब एक किसी भी आदमी की इनकम कम होती है, क्या होती है, तो वो इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करता है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स। क्या बात है, आज तो मान गया यार, पूरा फोकस है यहाँ पर। तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, अब मान लीजिए कि अब इतना इसका इतना इतना फोकस है, तो ये हमारा एरांश, ठीक है, जैन, जिसका नाम है ERU मान लेते हैं, ठीक है, और एरू जो करता है सबको बेरू। अब मान लो कि ये अभी कमा रहा है 100 रुपए, कितना कमा रहा है, 100 रुपए कमा रहा है। तो 100 तो बहुत कम हो जाएगा आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए, 200 रुपए, इतना भी स्टैंडर्ड नहीं गिराना अपने को, ठीक है। मजदूरी 500 रुपए ले रहा है अभी तो। अब 200 रुपए रोज कमा रहा है, तो 200 रुपए के हिसाब से इच्छा तो बहुत सारी है, मैंने तुमको पहले बता दिया कि वांट्स अनलिमिटेड है। आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी कार के तो ख्वाब देखता ही है। अब वो खरीद पा रहा है नहीं खरीद पा रहा, वो बात अलग है। ख्वाब तो तुम भी बहुत सारे देखते हो, चीज को खरीदने के अलावा और भी बहुत सारे ख्वाब देखते हो, पर जरूरी थोड़ा है कि वो पूरे हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। अब ये 200 रुपए अर्न कर रहा है, तो ये 200 रुपए में वही गुड्स परचेज कर पाएगा जो ये अफोर्ड करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, मान लो ये गेहूं ले रहा है, चावल ले रहा है, तो ये हल्की क्वालिटी के परचेज करेगा, सस्ते। मान लीजिए 25 रुपए किलो में बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं आ रहे हैं, पर बेचारा खरीद ही नहीं पा रहा है, चक्कर पड़ रहा है इसके। वो 10-15 रुपए किलो में जो आते हैं, जो लोअर क्वालिटी के गुड्स आते हैं, जो लोअर ग्रेडिंग के गुड्स आते हैं, वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। लेकिन क्या हो गया कि किस्मत क्या होती है, सबकी चेंज होती है, भगवान सबको मौका देता है। इन भाई साहब को मौका मिला, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई साहब की इनकम के आगे एक जीरो और लग गया, ये लो भाई साहब मजा आ गया। 200 रुपए रोज से अगला आदमी 2000 रुपए रोज कमा रहा है, काजू का काम जोरदार चल रहा है, टकाटक एकदम। अब क्या हो गया, जैसे ही इसकी इनकम बढ़ेगी तो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के गुड्स परचेज करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अभी ये जमीन पे सो रहा था, अब बढ़िया घर को रिनोवेट करेगा, पलंग वलंग लगाएगा, शानदार रूम बढ़िया बढ़िया एम्बियंस कर देगा। अब मान लीजिए कि किस्मत इसकी ऐसी शानदार है, इतनी शानदार है कि भैया एक और जीरो लग गया रोज का, ये तो मामला और खतरनाक हो गया। अब तो ये अपने आप को अंबानी समझने लग जाएगा, अरे यार अब तो और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। तो इसका जो कंजम्पशन है वो इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर अभी अपन रेशनल कंज्यूमर बन के काम कर रहे हैं, तो इंफीरियर से अपन नॉर्मल पे आएंगे। अब थोड़े से ऐसा नहीं हो कि एक जीरो लग जाए तो 2 लाख पे आ जाए, तो लग्जरियस लाइफ जीने लग जाएगा। तो फिलहाल अभी नहीं चाहना अपने को, अभी अपने लिए लिमिटेशन क्या है, सिर्फ नॉर्मल गुड्स की। क्या है अपने लिए, नॉर्मल गुड्स की। तो कल को ये सोचो मैं तो चार्टर्ड प्लेन में घूमूंगा भैया, तो बढ़िया शानदार, और मेरी एक वैनिटी वैन रहेगी, बढ़िया आराम से उसके अंदर घूमता रहूंगा। वो अभी अपन इकोनॉमिक्स में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी इधर फोकस करो। तो पर्पस क्या है मेरा, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा, क्या करेगा, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करेगा। और जब एक कंज्यूमर की इनकम कम है, जब बेचारा 200 रुपए कमा रहा है, तो ये इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इंफीरियर गुड्स की तो डिमांड हो रही है ज्यादा और नॉर्मल गुड्स की डिमांड हो रही है कम। लेकिन जब इसका इनकम बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा रहा है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल गुड्स। क्या आता है, तो नॉर्मल गुड्स आपसे क्या कहता है कि नॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहेगा कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है, क्या है, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, लेकिन इनकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डजंट बॉदर्स। इसका मतलब जब ये 200 रुपए कमा रहा था तो ये प्राइस देख रहा होगा, लेकिन जब ये 2000 कमा रहा है तो ये शायद प्राइस को इग्नोर करेगा। जब ये 20,000 कमाएगा तो भी प्राइस को इग्नोर करेगा, जब ये 2 लाख कमाएगा तो भी प्राइस को इग्नोर करेगा। वहां पर ये गुड्स का कंजम्पशन क्वालिटी के हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वो क्वालिटी क्या होगी तुम्हारी, नॉर्मल और
इन्फीरियर। तो भाई साहब आपने जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने नॉर्मल गुड्स का क्या करा, कंजम्पशन बढ़ाया, लेकिन किस पे बढ़ाया आपने, कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ाया। किस पे बढ़ाया, आगे बात समझ में। और जब आप कांस्टेंट प्राइस पर कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स का। किसकी डिमांड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है, मान लीजिए वो 10 पे अभी 10 है, तो आपका डिमांड कर यहाँ पर है। अब वो 10 पे कितना हो जाएगा, 15, तो ये D1 तो डिमांड का और क्या हो गया तुम्हारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, सिंपल है, कोई डाउट है इसके अंदर। लेकिन इसकी टेबल भी बना देता हूं, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, ये 10 रुपए की प्राइस पर तुम्हारा जो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स है वो 10 से कितना हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इधर ध्यान लगाओ बच्चों, देखना लड़ाई लड़ाई में ऐसा नहीं हो कि पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, वहां पर भी एक दूसरे को देख देख के गुरु गुरु के लड़ाई करते रहो तुम। एक तो ये मेरे को परेशान कर रहा था। ठीक है, हाँ याद दिला दिया करो ऐसे मेरे को, इसलिए पढ़ाई पे फोकस रखो। अब ये तो था अपना नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में मैंने आपको क्या बताया, जब इनकम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जब इनकम बढ़ रहा है। अब अपन नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर आपका जो पहला पार्ट है क्या है आपका, वो है आपका इंक्रीज इन इनकम। क्या है वो, अब तुम्हारा नॉर्मल गुड्स का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका डिक्रीज इन इनकम। जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, वापस से इसके वक्त बदल गए, वापस से इसके जज्बात बदल गए, और जो 2 लाख से था वो 20,000 पर आया, 20,000 से फिर ये 200 पर आया, भगवान ना करे कि ये 20 पर आ जाए, चक्कर बढ़ जाएगा उसके बाद। तो जब एक कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, इनकम कम। तो जब एक कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, नॉर्मल गुड्स, जब नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। किस पे कम करेगा, कांस्टेंट प्राइस पर। किस पे करेगा, अरे जब जेब में पैसा ही नहीं तो प्राइस क्या देखोगे। तो जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करेगा। किस पे करेगा, कांस्टेंट प्राइस पर। और जो डिमांड कर्व है क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका प्राइस है, डिमांड आपका 15 से कितना हो गया, 10। हम डायग्राम बनाते हैं, ये प्राइस आपका 10, ये हो गया 10, और ये अभी आपका डिमांड कर्व है यहाँ पर DD। कहां पर है डिमांड कर्व, यहाँ पर है। अब आपका डिमांड कर्व इधर आ गया, DD से कहां पर आ गया, D1। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा तुम्हारा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है तुम्हारा, डिमांड कर्व राइटवर्ड या फॉरवर्ड। तो नॉर्मल गुड्स में क्या सिमिलरिटी नजर आई, नॉर्मल गुड्स में क्या तुमको क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है यहाँ पर, कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा रहा है, और जब उसकी इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर रहा है, कम। इसका मतलब एक कंज्यूमर की रिलेशनशिप, ध्यान दो, रिलेशनशिप किसके अंदर, रिलेशनशिप प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ, लिख देता हूं इसको तो पूरा, इतना भी आलस क्या करूं, प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। मतलब ये तो गुड X हो गया और ये गुड Y। तो कौन सा रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, यहाँ पर होता है पॉजिटिव रिलेशन। क्या होता है, इसका मतलब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो बात करी अपन ने नॉर्मल गुड्स की, किसकी बात करी। अब आते हैं अपन हल्की क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर में दूसरा आपका सेगमेंट है वो क्या है आपका, वो है आपका इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, वही बात आ जाएगी इनकम वाली। क्या बात आ जाएगी, तो सबसे पहला सेगमेंट क्या है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, आप तुम बताओ। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा कि कम करेगा, कम कंज्यूम करेगा, तो कम कर देगा, लेकिन प्राइस क्या रहेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर रहा है, कम। और जब वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करेगा, इधर ध्यान लगा लो बिना आवाज किए, तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, और आपका जो डिमांड कर रहे हो वो DD से क्या हो जाएगा, D1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जो डिमांड कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब है, 2 लाख से पहले 20,000 पर आया, 20,000 से फिर 2,000 पर आएगा,
और 200 पर जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, जब कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, लेकिन कब बढ़ेगी, कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ेगी। किस पे बढ़ेगी, और डिमांड कर्व जो होगा क्या होगा, किसका, इंफीरियर गुड्स का, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड ही होगा ना, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो डिमांड बढ़ा रहा है, क्या कर रहा हो, किस पे बढ़ा रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे। इसलिए कहता हूं ध्यान इधर रखो। तो ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस हो गया 10 और डिमांड हो गया आपकी 10 से 15। तो अभी तुम्हारा डिमांड कर्व है यहाँ पर डी डी, अब हो गया आपका डिमांड कर्व D1। D1 तो तुम्हारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा तुम्हारा डिमांड कर्व, राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब अपन बात कर लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या कर लेते हैं बात, मैंने आपको ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एक एग्जांपल दिया था, याद करो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, याद करो। मैंने बोला था कि हमारे जो ऋतिक भाई है वो रोज बस में बैठने से पहले क्या है, जोधपुर वाले के यहाँ पे कचौरी खाते हैं, बड़ी शौक से कचौरी खाते हैं। बहुत पसंद है इन भाई साहब को कचौरी, बहुत खतरनाक तरीके से पसंद है, मतलब तुम 10 कचौरी भी खिला दोगे तो भी खा लेगा। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ा आनंद के साथ ये कचौरी कंज्यूम कर रहा था। अब एक दिन क्या हो गया कि भाई साहब कचौरी जब ये खा रहा था तो कचौरी के अंदर इसको मिल गई छिपकली। अब इसके चक्कर पड़ गया वहीं। अब चक्कर कैसे पड़ गया कि भाई साहब ये तो बड़े शौक से खा रहा था उसको, लेकिन जब से इसने उसके अंदर छिपकली देखी वहीं इसकी हालत खराब। अब उस दिन के बाद से इसको कचौरी बिल्कुल बेकार लगने लगी। तो ये हो गया आपका टेस्ट और प्रेफरेंस। क्या हो गया है, कभी कभी क्या होता है, जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है, कभी कभी जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है, कभी कभी हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, तो ऐसे अगर कोई गुड्स है, क्या है आपके पास, कोई गुड्स है, अगर आपने उसके फेवर में अपना टेस्ट और प्रेफरेंस बना लिया, क्या बना लिया, अगर आपने किसी गुड्स के फेवर में अपना टेस्ट और प्रेफरेंस बनाया तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, वहां पर प्राइस मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने, आपका अनफेवरेबल टेस्ट और प्रेफरेंस हो गया, क्या हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो आप उसकी कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, सबसे पहला फैक्टर हो गया आपका फेवरेबल चेंज। क्या हो गया आपका, तो फेवरेबल चेंज क्या कहता है आपसे, फेवरेबल चेंज का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के फेवर में अपना टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी कमोडिटी के फेवर में, तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस पे बढ़ेगी, कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ेगी। किस पे बढ़ेगी, और वो जो उसकी डिमांड है क्या है, वो क्या कर देगा, 10 से 15 कर देगा। तो ये हो गया 10, यहाँ पर हो गया आपका 10 और यहाँ पर क्या हो गया 15। तो आपका डिमांड है अभी 10 पे 10, 15 पे 15, तो ये D1 और ये क्या हो गया आपका, तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है तुम्हारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको कोई चीज बेकार लगी, अगर इसको वो चीज क्या लगी, बेकार लगी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो उसका अनफेवरेबल चेंज होगा। क्या होगा उसका, तो अनफेवरेबल चेंज आपसे क्या कहता है कि भैया आपको तो कोई चीज बिल्कुल ही बेकार लगी, क्या लगी आपको, तो अनफेवरेबल चेंज जब होता है तो आप उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है क्या है, वो कम कर दोगे। किस पे कम करोगे, कांस्टेंट प्राइस पे करोगे। किस पे करोगे, कांस्टेंट प्राइस पर आप क्या कर दोगे, उसकी डिमांड को कम कर दोगे। क्या कर दोगे आप, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा अनफेवरेबल चेंज। क्या होता है ये, अनफेवरेबल चेंज का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपने आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस कमोडिटी के अगेंस्ट डेवलप कर लिया, क्या कर लिया, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस आपका 10 और ये 15 से कितना हो गया आपका 10, तो ये 10 हो गया, यहाँ पर 10 और यहाँ पर, तो तुम्हारा इनिशियल डिमांड कर यहाँ पर है DD, क्या है डिमांड कर DD, और ये क्या हो जाएगा आपका D1। D1 तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ये, या आप कह सकते हो इसको ये या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अरे प्लीज इधर ध्यान लगा लो,
अगर आपने किसी कमोडिटी के अगेंस्ट टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस को डेवलप किया है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। किस पे कम करोगे, कांस्टेंट प्राइस पे कम करोगे, और डिमांड का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया आपका। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब अगला आता है आपका फिफ्थ डिटर्मिनेंट है, फिफ्थ है कि फोर्थ है, फिफ्थ। तो ये है आपका एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब याद है क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब ये है कि अगर उसको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज आने वाली है, क्या आने वाली है, अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी की क्या आने वाली है, शॉर्टेज आने वाली है, तो वो प्रेजेंट डिमांड क्या कर देगा, प्रेजेंट डिमांड बढ़ा देगा इवन एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, ये 10 और ये 10, 10 पे 15। कोविड के अंदर लोगों को लगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोगों ने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर के रख लिया। सैनिटाइजर खत्म ही हो गया बाजार के अंदर, सैनिटाइजर की डिब्बे ले लेकर रख ली घरों के अंदर। तो उनको ये लग रहा था कि यार हो सकता है कि बाद में ये कमोडिटी अवेलेबल हो या ना हो। इनिशियली मास्क की धाम धूम चल गई, 10 रुपए का मास्क 50 में बिक रहा है, 50 का 100 में बिक रहा है, धाम धूम मच रही थी। तो उसमें कंज्यूमर को ये लगा कि फ्यूचर में ये कमोडिटी हो सकता है मुझे नहीं मिलेगी, तो उसने प्रेजेंट डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी कांस्टेंट प्राइस पर। तो ये 10 रुपए आपका प्राइस हो गया, ये 10 और ये 15, तो ये 10 पे 10 आपका डिमांड कर, ये रहा डी, और 10 पे कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया आपका D1। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो, क्या है ये आपका, या आप कह सकते हो ये आपका राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। लेकिन ये कब होगा, जब वो उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी शॉर्टेज आने वाली है, क्या आने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर को लग रहा है यार कि फ्यूचर में मेरे को एम्पल क्वालिटी मिलेगा, मतलब बहुत क्वांटिटी मिलेगा मेरे को, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, तो वो प्रेजेंट डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा इवन एट कांस्टेंट प्राइस। तो अगर उसको लग रहा है, पहला सेगमेंट तो हो गया शॉर्टेज, अब उसको लग रहा है कि मेरे को एम्पल क्वांटिटी मिलने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। किस पे करेगा, कांस्टेंट प्राइस पर करेगा। क्या करेगा, क्योंकि उसको याद है कि फ्यूचर में ये क्वांटिटी मेरे को बहुत मिलेगी, तो वो प्रेजेंट डिमांड को इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड हो गया 10 और 10, ये 15 से कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो ये 10 और ये 15। तो आपका इनिशियल डिमांड क्या है, डी, और अब आपका जो नया डिमांड करो वो क्या हो रहा है, डी1। तो ये क्या शिफ्ट हो रहा है आपका, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ये, या आप कह सकते हो इसको, ये हो रहा है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ये, बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, सिंपल। तो ये था आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर वो 4 डिटरमिनेंट तो रहेंगे तुम्हारे, 5 डिटरमिनेंट सॉरी। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, रिलेटेड गुड, इनकम, एक्सपेक्टेशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसके अंदर आ गया ना, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। कोई बात नहीं, गलती होगी साहब, ये लो खुश। तो टेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर। ये तो हो गया आपके पांचों फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ बायर्स, क्या आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नंबर ऑफ बायर बहुत इजी है, यही समझ लो। अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ बायर्स अगर कम होंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस पे होगा, वही कांस्टेंट प्राइस पर होगा। किस पे होगा, अरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या खाना पीना छोड़ देगी क्या, प्राइस डजंट मैटर, मिनिमम बेसिक नीड्स तो आदमी फुलफिल करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, क्या है, इक्वल का मतलब सबको बराबर इनकम मिल रही है, पॉसिबल नहीं है, भारत में तो नहीं है ऐसा, इंडिया में नहीं है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, तो आदमी क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा। किसकी डिमांड बढ़ाएगा, एट कांस्टेंट प्राइस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो सब लोग नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करेंगे, कौन इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करना चाहेगा,
लेकिन अगर मान लीजिए आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, क्या है आपका, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर आदमी क्या करेगा, इंफीरियर गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा। किसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, सबको बराबर इनकम मिल रही है, तो सब लोग नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन है, मतलब रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, तो इंडिया के अंदर तो नंबर ऑफ पुअर पीपल ज्यादा है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। तो ये थे आपके सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटीज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट, there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. If price of a commodity increases, quantity demanded will decrease, and if price of a commodity decreases, quantity demanded will increase. Clear. उसके बाद आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर आता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज फॉर ईच अदर, लाइक टी एंड कॉफी। इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट प्राइस एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड और फॉरवर्ड। If price of tea decreases, quantity demand of coffee will decrease at constant price, और डिमांड कर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं भाई साहब। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो व्हीकल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस पर, और डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस पे। और अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो व्हीकल का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, और डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो कुल मिला के इतनी सी बात याद रखना, कितनी सी, इतनी सी बात याद रख लेना कि अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं किसकी, तो डिमांड कर्व सेम कर्व पे या तो डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा। और अगर हम प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, आइदर राइटवर्ड और बैकवर्ड। आगे बात समझ में, या फॉरवर्ड और मतलब राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। आगे बात समझ में। तो ये तो था आपका पूरा डिमांड फंक्शन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड इस बार प्रोबेबली एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ के चल जाना। लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन होती है बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो फिर बाकी आगे की कहानी लिख के आ जाना। क्या लिख के आना है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा। जितनी एनर्जी के साथ अभी यहाँ पर तुम्हारी आवाज निकल रही है, उतनी एनर्जी के साथ कॉपी एग्जाम के अंदर तुम्हारे हाथ चलने चाहिए। ठीक है, उतनी ही एनर्जी के साथ। ठीक है, तो being other thing constant, there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. If price of a commodity increases, quantity demanded will decrease and vice versa. आगे बात समझ में। उसके बाद जब आप लॉ, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी फंडा पढ़ लो, कोई भी प्रिंसिपल पढ़ लो, डिमांड के अंदर, सॉरी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई सा भी प्रिंसिपल पढ़ लो, उसके पीछे अजम्पशन होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर मेरा अजम्पशन क्या रहेगा, याद है तुम्हें, सारे अजम्पशन क्या है, बिल्कुल सही बात है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं नो चेंज, सब में नो चेंज होगा, क्योंकि क्या होगा, नो, थोड़ा अच्छा लिख दे, रिकॉर्ड हो रहा है, नो, कभी कभी भूल जाता है ना कि यार वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबसे पहला अजम्पशन नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। या आप ऐसे लिख सकते हो, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ज्यादा एक आध अजम्पशन और बढ़ाना हो तो ऐसे बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है,
उसके बाद नो चेंज इन, बिल्कुल सही बात है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। मैंने क्या बोला, जितनी तेजी से अभी तुम यहाँ पर बोल रहे हो, जितनी एनर्जी के साथ, उतनी एनर्जी एग्जाम में दिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बैठते ही, पेपर आते ही तुम्हारी हवाइयाँ उड़ जाती है। तो उतना कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में मेंटेन करके रखना, घबराना मत वहां, उससे थोड़ा ना मतलब है, पर फिर भी अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो उस कॉन्फिडेंस का बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। एक तो पेपर देख के घबरा जाते हो, अब घबराते तो तुम्हारे पसीना पसीना आ जाओ, अरे यार ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, फला, अरे जो आ रहा है, सुनो मेरी बात, जो आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करो और उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। उसके बाद जो चीजें नहीं आ रही उनको फोकस करो, उनको याद करने की कोशिश करो। एक बार कोशिश करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे तो चौथी बार वो जरूर याद आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बावजूद भी अगर नैया पार नहीं लग रही है तो इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश करो, वो आखिरी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। उसके बाद नो चेंज इन, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स अगर और बढ़ाना चाहो, और नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आगे बात समझ में। तो ये आपके अजम्पशन है, क्या ये आपके अजम्पशन है। आगे बात समझ में। इधर उधर जुगाड़ वाली बात को सीरियसली मत ले लेना, क्योंकि वहाँ एग्जाम में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि वो फोकट है ना इधर उधर हेल्प करने में लगा रहेगा। हर बच्चा, अरे हर बच्चा अपने पेपर पे ध्यान लगाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन, अरे प्लीज इधर। अब ये तो था तुम्हारा सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड, क्या था, बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी, डिमांडेड इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद अजम्पशन नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन साइज ऑफ, मतलब नो चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आते हैं इसके एक्सेप्शंस, क्या आते हैं फटाफट से समझ लेते हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन होता है आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को क्या बोलते हैं, वेबलन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े लोगों के काम की चीजें। किसके काम की चीजें, ऐसे लोग, मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए क्या करता है, मतलब ये प्रीशियस गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, इनको ज्यादा प्राइस पे परचेस करते हैं। जैसे हम मर्सिडीज, ठीक है, BMW, अब तो क्या है, आपने तो नाम सुन, और तो ये तो क्या है, ये क्या है अपनी, ये क्या है अपनी रीच से बाहर है। तो आदमी क्या करता है, जो बड़ा आदमी होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा यार इसके पास इतने रुपए की गाड़ी है, इसके पास 4 करोड़ की है, तो मेरे पास 5 करोड़ की होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, महंगी चीज परचेज करेगा। तो उसे बोलते हैं अपन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या बोलते हैं, तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के अंदर क्या होता है, जनरली कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर ही क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करता है। अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्या हो जाती है, तो वो गुड्स, मतलब वो जो कमोडिटी, वो उसकी इंपोर्टेंस खो देता है, तो वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। तो ये गुड्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा प्राइस पर ही क्या किया जाता है, ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा आता है आपका गिफन गुड्स। क्या आता है आपका, गिफन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेसर गिफन लेके आए। उन्होंने ये बोला कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। क्या है, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो जिनकी बहुत ज्यादा है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो उन्हीं गुड्स को अफोर्ड करेंगे। ठीक है, तो उन गुड्स के केस में भी अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उनका डिमांड क्या होगा, ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, हाई इंफीरियर गुड्स होते हैं, और वहां पर क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। क्या होता है, तो उस केस के अंदर आप ज्यादा प्राइस पर उन्हीं गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे।
तीसरा आता है भाई साहब आपका इररेशनल जजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इररेशनल जजमेंट क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, अरे यार ये महंगा है तो अच्छा होगा। तो जब एक कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ ए गुड विद इट्स प्राइस, जब एक कंज्यूमर किसी भी गुड की क्वालिटी को उसकी प्राइस से जज करता है, किससे जज करता है? तो उसको बोला जाता है इररेशनल जजमेंट। तो वो क्या करेगा, वो महंगा है तो ही क्या करेगा, उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, और अगर उसको लग रहा है कि ये सस्ता है तो वो उसकी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को किससे जज कर रहा है, उसकी प्राइस से, कि महंगा है तो अच्छा होगा। तो ये हो गए इसके एक्सेप्शंस। क्या हो गए ये इसके? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डायग्राम बनाना मत भूलना, वही वाला प्राइस बढ़ा के कम करके उसका डायग्राम बनाना मत भूलना। लॉ ऑफ डिमांड में प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम। और वो डायग्राम कौन सा बनेगा, इधर देख लो एक बार, समझ लो इसको। ये प्राइस ले लीजिए आप 1 2 3 4, क्वांटिटी डिमांड आप ले लीजिए 4 3 2 1। तो आप इस तरह जो अपन ने पहले बनाया था 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो ये 1 पे कितना हो गया 4, 2 पे कितना हो गया 3, 3 पे 2 और 4 पे कितना हो गया आपका। तो ये जो आपका डीडी है ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है। क्या है ये? डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, वो याद रखना, इतना याद रख लेना बस। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है वो? ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। एक्सेप्शंस हो गए अपने, अजम्पशंस हो गए, एक्सेप्शंस दोबारा बताऊं कौन सा? वो उसमें आता है थ्योरी ऑफ सप्लाई में, थ्योरी ऑफ डिमांड में नहीं आता है। पेरिशेबल गुड्स जो एक्सेप्शन है वो थ्योरी ऑफ सप्लाई में, थ्योरी ऑफ डिमांड में नहीं है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है आपका वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? हाँ, उसके अंदर सबसे पहला मेथड है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पेपर है 28 तारीख को, फोकट टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, समझो चीज को। रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फिजिकल क्लास में टाइम वेस्ट करो, इधर ध्यान लगाओ। तो वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, सबसे पहला पॉइंट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल क्या कहता है? व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल टेंड टू डिक्लाइन, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन इट बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। तो जैसे जैसे, अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझो, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, ठीक है, हर यूनिट पर मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होगा। जब जब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा तब तब आप उस कमोडिटी के लिए कम से कम प्राइस पे करना चाहोगे। ये इसका रीजन है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्यों कम होता है, या आदमी डिमांड क्यों कम कर रहा है, क्योंकि उसका कंजम्पशन अगर वो इंक्रीज करेगा तो उसकी यूटिलिटी कम होगी, और जब उसकी यूटिलिटी कम होगी तो फिर इंक्रीजिंग प्राइस वो कम से कम क्या करना चाहेगा, उसकी मतलब वो उसकी डिमांड कम करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? और जब वो उसकी डिमांड कम करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, तो वो कम से कम क्या करना चाहेगा, प्राइस पे करना चाहेगा, क्योंकि वो उसको लगातार क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। आगे बात समझ में। तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है इसके अंदर, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस एट एवरी लेवल ऑफ कंजम्पशन। जितना ज्यादा वो कंजम्पशन करेगा उतनी ही कम से कम क्या करना चाहेगा, वो प्राइस पे करना चाहेगा। दूसरा है तुम्हारा इनकम इफेक्ट। क्या होता है इनकम इफेक्ट? इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, जब एक कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब यहां पर रियल इनकम इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? रियल इनकम ऑफ
रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका डिमांड विल इंक्रीज। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि भाई साहब मैंने आपको बताया कि ऋतिक जी रोज कचौरी खा रहे हैं साहब। अब रोज ये इसके घर से 20 रुपए लेके आता है। कितने रुपए लेके आता है? 20 रुपए लेके आता है। अब मान लीजिए, अब समझो ध्यान से, ये इसके घर से लेके आ रहा है 20 रुपए। कितने रुपए लेके आ रहा है? लेकिन 20 रुपए में 2 ही कचौरी खा रहा है, 10 रुपए की एक कचौरी। प्याज वाली मान ले चल, प्याज वाली 10 में आ जाती है, नहीं आती, 20 की आती है। नॉर्मल नॉर्मल, ज्यादा हवा में मत चल। तो जब प्राइस है 20 रुपए, तो 2 कचौरी खा रहे हो आप नॉर्मल। अब मान लीजिए कि ऋतिक भाई क्या है, उस दुकानदार के रेगुलर ग्राहक है। रेगुलर ग्राहक मतलब रोज जाते हैं। तो दुकानदार क्या सोचेगा, यार ये अपना रोज का ग्राहक है, एक काम करें इसको डिस्काउंट देते हैं। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि एक काम करो भैया, अभी प्राइस कितनी है? 10 रुपए। कितनी है प्राइस? मतलब इसके पास इनकम तो है 20, कितनी है इनकम, लेकिन वो प्राइस कितनी है? 10। कितनी है प्राइस? तो 10 रुपए की प्राइस में वो 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है इसका अभी फिलहाल? 20 हो रहा है। समझना मेरी कहानी को। भैया जेब में है 20 रुपए, 10 रुपए की एक कचोरी है, रोज 2 कचोरी, मामला बढ़िया। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, कचोरी उसको इतनी पसंद है कि ये खाता ही रहे, खाता ही रहे, कभी पेट नहीं भरेगा इसका। अब क्या हो गया कि दुकानदार ने बोला यार ये अपना रेगुलर ग्राहक है, ये अपना रेगुलर कस्टमर है, इसको कचोरी 5 रुपए में दी जाए, स्पेशल ऑफर। तो जैसे ही जब इसकी प्राइस हो जाएगी 5 रुपए, सुनना मेरी बात को, अब तुम्हारी जेब में पैसा कितना रखा भैया? 20। अब तुम कितनी कचोरी खरीद सकते हो? उसी 20 रुपए में 4। तो प्राइस कम होने के कारण तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी। क्या बढ़ी? तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी। तो उसकी वजह से तुम क्या कर पा रहे हो? ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हो। ये होता है आपका इनकम इफेक्ट। क्या होता है ये? अब सोचो, अगर मान लीजिए वो कर रहे हैं 10 रुपए से 20, कचोरी की प्राइस 10 से अगर 20 हो जाए, तो जहां पर तू 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है वहां पे एक ही परचेज कर पाओगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी रियल इनकम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या था आपका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपसे ये कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीजेस, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है, मान लीजिए टी का प्राइस कम हो गया, क्या हो गया? टी का प्राइस कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट टी, मतलब टी को क्या कर देगा? विद अदर गुड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए टी आपको 10 रुपए का मिल रहा है, कॉफी आपको 10 का मिल रहा है, टी का प्राइस हो गया 5। अब हर्ष काला रोज सुबह स्कूल से, रोज घर से निकल रहा है स्कूल के लिए। अब इसकी एक आदत है कि भैया ये रोज 10 रुपए लेके निकलता है और चाय पीता है। ठीक है। पर अभी चाय और कॉफी की प्राइस सेम है, तो कभी इसकी इच्छा होती तो चाय पी लेता है, कभी इसकी इच्छा होती तो कॉफी पी लेता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही चाय की प्राइस कितनी हुई? 5 रुपए। कितनी हुई? तो भाई ने सोचा यार 5 रुपए हो गई, तो एक क्यों ना यार अपन 2 कप चाय पिए यार, शौकीन है आदमी। ठीक है। अभी चाय का ही है। ठीक है। तो जब चाय तुम्हारी 10 रुपए से 5 रुपए की हुई, कितने की हुई? तो ये 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, तो ये कॉफी को क्या कर देगा? परमानेंट सब्स्टिट्यूट कर देगा कि भैया मेरे को 2 कप चाय रोज मिल रही है, तो अब मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आया कि जब एक गुड की प्राइस कम हो जाती है, तो वो उस गुड को दूसरे गुड से क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, और उस गुड का कंजम्पशन ज्यादा कर देगा। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और कुछ? नंबर ऑफ बायर तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ बायर है ना, तो देखो नंबर ऑफ बायर तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ बायर्स के अंदर तो अगर आपके बायर बढ़ेंगे, क्या होंगे? तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिमांड है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। नहीं, ये नहीं है नंबर ऑफ बायर में। सुनो, नंबर ऑफ बायर में क्या है? इफ, वो तो अलग था। इफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीजेस, समझो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीजेस, तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब अफोर्ड कर लेंगे। ठीक है। तो नाउ दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ कॉमोडिटी, नाउ दे कैन अफोर्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर commodity and consequently demand will
इंक्रीज। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि न्यू बायर्स कैन अफोर्ड एट लोअर प्राइस। अब भाई साहब गर्मी आ रही है, अब एसी की जरूरत है। अभी तक तो पंखे में काम चल रहा है, थोड़ा सा पंखे से ऊपर उठे तो कूलर से काम चला रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन कोई ऑफर मिल जाए कि भैया 50,000 रुपये का एसी 15,000 रुपये में, तो आदमी क्या करेगा, तुरंत उसके बजट के अंदर आएगी चीज, क्या आ गई, तो तुरंत उसको ऑर्डर लगा देगा। क्या कर देगा वो, अरे मानने में क्या जा रहा है, मान ले 15,000 का आ रहा है, सस्ता हो गया। तो जो लोग वो उसके क्या उसके काम है ना, जो फट से मना कर दी उसने हो ही नहीं सकता। मान लो, अज्यूम करो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, ये भी अज्यूम कर लो, तो उस केस में क्या होगा, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो उसको अफोर्ड कर लेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ बायर्स। और क्या है, बस यही है। डिफरेंट यूजेस भी बहुत इजी है। क्या है डिफरेंट यूजेस, अरे इधर ध्यान लगाओ प्लीज। डिफरेंट यूजेस आपसे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, अभी मान लीजिए कि अब हमारा सौम्य गुप्ता है, थोड़ा सा कमजोर है बेचारा, अब इसको क्या है, हेल्थ बनानी है अपने साथ, अब इसको क्या है, पनीर कंज्यूम करना है, घी कंज्यूम करना है, प्रोटीन ही प्रोटीन चाहिए इसको। अब मान लीजिए कि अभी तो है मिल्क का प्राइस 50 रुपए लीटर, 50 मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, मान लो अज्यूम 50 रुपए लीटर मिल्क का प्राइस है, सुन तो लो। अब 50 रुपए लीटर में भाई फुल फाल पनीर कंज्यूम कर रहा है, घी लगा रहा पूरी रोटी में, आराम घी लगा लगा के, और ज्यादा कुछ तो बच रहा तो और सब्जी में घी डाल डाल के पी रहा है। तो अभी 50 रुपए लीटर क्या है, मिल्क का प्राइस है, लेकिन अभी मिल्क का प्राइस 50 रुपए लीटर है, इसलिए उसके यूजेस बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट मिल्क भी कंज्यूम कर रहा है, पनीर भी कंज्यूम कर रहा है, कर्ड भी कंज्यूम कर रहा है, दुनिया भर की चीजें कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मिल्क का प्राइस 50 रुपए लीटर से 80 रुपए लीटर हुआ, भाई वापस से पोषण का शिकार हो गया। अब भाई साहब, अब न तो पनीर खाने के रहे, न घी खाने के रहे, अब तो भाई साहब रोटी चुपड़ के ढंग से खा लो, वही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, तो ही बहुत बड़ी बात है। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, क्या होती है प्राइस, तो उसके डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, तो वो उसकी डिमांड भी क्या करेगा, कम कर रहा है। डिफरेंट यूजेस कम हो रहे हैं, इसलिए डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, मिल्क 80 रुपए लीटर से 50 रुपए लीटर हो जाए, तो इसके डिफरेंट यूजेस बढ़ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मान लीजिए आपकी 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो आप एसी भी चला रहे हो, कूलर भी चला रहे हो, और रेफ्रिजरेटर पूरे 24 घंटे चल रहा है, और ये वो। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 6 रुपए पर लीटर से, पर लीटर क्या, पर यूनिट से कितनी हो जाए, 12 रुपए पर यूनिट हो जाए, तो भाई साहब आप क्या करोगे, जो उप्स मूवमेंट हो गया है। तो अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो 12 रुपए पर यूनिट हो जाए, तो आदमी क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर भैया 2 घंटे चलाएगा बस। अच्छा सब्जी ठंडी हो गई वापस, तो कोई बात नहीं, लो दोबारा चालू कर देगा 4 घंटे बाद। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूजेस क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा वो, कब करेगा, जब प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसे अपन कहते हैं डिफरेंट यूजेस। तो ये है तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट, किसका है पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड का, जिसके अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड आ गया, लॉ ऑफ डिमांड के बाद क्या आ गया आपका, अजम्पशंस आ गए, अजम्पशन के बाद आपके एक्सेप्शंस आ गए, एक्सेप्शन के बाद आपके रीजन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आगे बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही काफी है।